नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का एसडीएम एजुकेशन अड्डा में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औसत और पार्ट नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है आज का 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 14 है। 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 14 है तो अंतिम दो पदों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो, क्रम से है, सम संख्या है और मध्य की संख्या हमेशा क्या होती है, औसत होती है। यानी कि 14 है वो मध्य है और 5 क्रम से सम संख्या, तो 14 से पहले जो सम संख्या होगी वो कौन होगी, तब आप कहेंगे कि वो 12 होगी। उससे पहले कौन होगी, 10 होगी। ये मध्य में है, दो इधर होगा, तो 14 के बाद में कौन आएगी सम संख्या 16 और उसके बाद में कौन आएगी 18। आपसे पूछा है दो पदों का गुणनफल क्या होगा, अंतिम दो पदों का गुणनफल, यानी जो अंतिम में ये दो पद हैं इनका गुणनफल क्या होगा। यानी आपको 16 को 18 से क्या करना है, गुणा करना है। तो आप 18 को 16 से गुणा कर दीजिए। 288। तो 288 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, एक किताब में मैंने कल देखा इसका सॉल्यूशन, तो क्या था, यहां ध्यान दीजिएगा। किताब में लिखा हुआ था कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है, x है। जो पहली संख्या है 5 क्रमिक सम संख्याओं में वो पहली संख्या कौन है, तब आप कहेंगे वो क्या थी, x है। ठीक है ना। अब जब x है तब औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी पहली संख्या x है प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2 है। x प्लस 2 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, सम संख्याओं की हो रही है। ठीक है ना। फिर तीसरी संख्या x प्लस 4 है, चौथी संख्या x प्लस 6 है और पांचवी संख्या x प्लस 8 है। 2 4 6 8 इस हिसाब से चल रही है 5 क्रम संख्या है और क्रम से वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है। ये तो हुआ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये संख्या है कितनी, 1 2 3 4 और 5 है, तो बट्टा कर दिया 5 और उनका औसत कितना है, उनका औसत है 14। ठीक है। अब देखो यहां पर जो मैं पहले x है इन सबको जोड़ देता हूं, 1 2 3 4 5, यानी x कितने 5x है प्लस 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 तक 20, 5x प्लस 20 बट्टा 5 बराबर क्या है, 14 है। ठीक है ना। अब देखो 5x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 से 5 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 5 इंटू 14। ठीक है। अब देखो मैं इसे यहां हल कर देता हूं, 5x प्लस 20 बराबर 5 इंटू 14 कितना हो जाएगा 70। 5x बराबर ये जो प्लस के 20 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 70 माइनस 20 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 5x बराबर 50 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा 5 यानी कि 10 हो जाएगा। पहली संख्या कौन आई, x। हमने क्या माना, पहली संख्या x है तो x का मान कितना है 10, यानी पहली संख्या कौन थी 10। हम सीधा ऐसे ही हल कर सकते हैं, पहली संख्या 10 है और 10 के बाद में जो क्रम से सम संख्या आएगी कौन आएगी, 12 आएगी, उसके बाद में 14 आएगी, उसके बाद में कौन आएगी 16 आएगी, उसके बाद में 18। हमसे पूछी 5 क्रम संख्या है और मध्य का हमेशा क्या होता है, औसत होता है। और आपको क्या चाहिए था, अंतिम दो पदों का गुणनफल, जो कि क्या होता है 288 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 क्रमिक विषम पदों का, 7 क्रमिक विषम पदों का कंजिक्यूटिव ओड टर्म्स का औसत क्या है, 27 है। तो तीसरा, थर्ड व फोर्थ, तीसरा और चौथा पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बात आपको ध्यान होगी कि जो औसत होता है वो हमेशा मध्य का पद होता है। ठीक है ना। तो 7 क्रमिक विषम पदों का जो औसत है वो कितना है, 27 है। ठीक है ना। अब 7 क्रम से है, विषम पद है। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 3 इस तरफ होंगे, 3 इस तरफ होंगे और मध्य का कौन होगा, औसत होगा। तो 3 इस तरफ और 3 इस तरफ पद होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, तीनों 7 हो जाएंगे। तो 27 से पहले कौन सा विषम पद आता है, आप कहेंगे 25, उससे पहले 23, उससे पहले 21, 27 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 33। आपसे पूछा तीसरे और चौथे पद का योग ज्ञात करो। तीसरा कौन है 25, चौथा कौन है 27, इनका योग कितना हो जाएगा 52, जो कि क्या है आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। कितना है 33 है। तो प्रथम व षष्ठम पदों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 33 8 क्रम से सम संख्या है, 33 तो विषम संख्या है, तो 8 क्रम से सम संख्या भी होनी पड़ेगी। तो देखो क्या है,
33 से पहले सम संख्या कौन है? तब आप कहेंगे 32 है। अब क्रम से है तो 32 से पहले कौन सम संख्या थी? 30, उससे पहले 28, उससे पहले 26। ठीक है। अब देखो जो हमेशा औसत होता है वो मध्य का पद होता है। तो 4 इस तरफ अगर सम संख्या है तो 4 इस तरफ सम संख्या होगी। 32 के बाद में कौन सी सम संख्या? 34, उसके बाद में 36, उसके बाद में 48 और उसके बाद में 40। आपसे क्या पूछा है? प्रथम व षष्ठम पदों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम कौन है? 26 और षष्ठम कौन है? 36। इनका वर्ग 26 का वर्ग कितना होता है? तब आप कहेंगे 676 होता है। 36 का कितना होता है? आप कहेंगे कि 1296 होता है। और इनका योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इनका योग कितना? 6 और 6 12 हासिल 1, 10 और 7 17 हासिल 1, 7 और 2 9, 1972 जो कि क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। कितना है? 24। संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं, लेकिन 24 तो सम संख्या है। और इससे पहले और उसके ठीक बाद के आने वाली संख्या क्या होगी? क्रम से विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन विषम संख्या है कितनी? 6 संख्याएं, वो भी क्रम से है। तो प्रथम वो अंतिम पदों का औसत ज्ञात कीजिए। 24 है, मध्य का होता है हमेशा औसत, इस बात को ध्यान में रखना है। तो क्या है? 6 संख्या इस तरफ होगी विषम और 6 इस तरफ होगी। ठीक है ना। यानी 6 संख्या 3 होगी, सॉरी 3 संख्या आगे होगी क्रम से, वो विषम होगी, और 3 बाद में होगी। तो 24 से ठीक पहले कौन सी है? 23, उससे पहले 21 विषम संख्या आती है, उससे पहले 19 आती है। 3 इस तरफ होगी, 3 इस तरफ होगी, क्रम से विषम संख्या है, और उनके मध्य का जो पद होगा वो क्या होगा? औसत होगा। तो 24 के बाद में जो विषम संख्या होती है वो कितनी होती है? 25, उसके बाद में 27 और उसके बाद में 29। आपसे क्या पूछा है कि प्रथम व अंतिम पदों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम पद कौन है? 19, अंतिम पद कौन है? 29। इसका औसत ज्ञात करना है। तो 19। अब देखो यहां पर दोनों शब्द के बीच का अंतर क्या है? समान अंतर है। अंतर कैसा है? समान है। इसकी वजह से हम प्रथम पद और अंतिम पद को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, बट्टा कर देंगे 2 क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक पद और ये दूसरा पद, तो क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे 2 का। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? 19 और 29 क्या हो जाएगा? ये जुड़ के हो जाएंगे 48/2, और 48/2 करने पर आता है 24, जो कि क्या होगा? प्रथम व अंतिम पदों का औसत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 3 विषम संख्याओं से 33 अधिक है। सबसे छोटी विषम संख्या 13 है। तो सबसे बड़ी सम व सबसे बड़ी विषम का योग क्या होगा? अब देखो यहां पर क्या करता हूं मैं? मान लेता हूं कि माना सम संख्या क्या है? माना सम संख्या मैं कोई भी मान लेता हूं, जैसे मैंने मान ली 4, 6 व 8। ठीक है। अब मैं विषम संख्या भी मान लेता हूं। माना विषम संख्या, माना विषम संख्या क्या है? 7, 9 और 11। ये बात मैं क्यों मान रहा हूं? ये आपको समझाने के लिए कि सम और विषम संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। 4 और 7 के बीच का अंतर 3, 6 और 9 के बीच का अंतर 6 और 9 के बीच का अंतर 3, यानी जो 4 और 7 के बीच का अंतर था वही सेम अंतर किसमें? 6 और 9 के बीच में, और वही अंतर 8 और 11 के बीच में। तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि सम और विषम संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। अब देखो, अब यहाँ बात है, यहाँ पूछा कि 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 3 विषम संख्याओं से 33 अधिक है। ठीक है ना। 33 अधिक है किससे? 3 क्रमिक सम संख्याओं से। तो 33/3 सबसे, यानी 11 अधिक है। पहली विषम संख्या से भी जो सम संख्या वो 11 अधिक है, दूसरी से है वो भी क्या है? 11 अधिक है, और तीसरी से भी क्या है? 11 अधिक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ E1 से E चिन्हित करता हूँ, E1, E2 और E3। ठीक है। और विषम के लिए मैं O1 O1, O2 और O3। ठीक है ना। अब देखो ये तीनों जो विषम संख्या है, 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 3 विषम संख्याओं से 33 अधिक है। तीनों से 33 अधिक है। तो एक एक से किससे अधिक है? 11 अधिक है, क्योंकि हमने अभी बताया कि तीनों का जो समान अंतर होता है, सम संख्या और विषम संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है ना। तो यहां से जो पहली विषम संख्या से जो पहली विषम संख्या है वो 11 अधिक है, दूसरी विषम संख्या से जो दूसरी विषम संख्या वो भी क्या है? 11 अधिक है, और तीसरी
विषम संख्या से जो तीसरी सम संख्या वो भी क्या है 11 अधिक है। ठीक है ना, यहाँ मैं बड़ा लिखता हूँ, ये 11 है। ठीक है ना, ये भी क्या है 11 है और ये भी क्या है 11 है। अब देखो आगे बात है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है 13 है। सबसे छोटी संख्या यानी ये पहली संख्या जो है सबसे छोटी विषम संख्या वो कौन है 13 है। अब देखो 13 से 11 अधिक कौन है पहली सम संख्या, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 24 हो जाएगा। पहली सम संख्या कौन है 24 है ये। अब आगे क्वेश्चन देखा 3 क्रमिक सम संख्या है, सम संख्या है क्रम से है, तो 24 के बाद में सम संख्या कौन आएगी 26, तो दूसरी जो सम संख्या होगी वो कौन होगी 26, और उसके बाद में कौन आएगी तीसरी 28, कौन आएगी 28 आएगी, तो तीसरी सम संख्या कौन है 28। अब विषम संख्या दूसरी विषम संख्या से दूसरी सम संख्या 11 अधिक है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि दूसरी सम संख्या से जो दूसरी विषम संख्या है वो 11 कम है, तो 26 से 11 कम कितना होगा आप कहेंगे कि 15 होगा। ठीक है, 28 से 11 सेम कंडीशन है, यहां पर भी 28 से 11 कम होना मतलब 17 कम होना। आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी सम कौन है 28 है। ठीक है, और सबसे बड़ी विषम कौन है 17, इनका योग क्या होगा 28 प्लस 17 कितना हो जाएगा 45, जो कि क्या है आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 आम जिनका औसत वजन 110 ग्राम था, एक आम जो 120 ग्राम का था वो सड़ गया और उसके स्थान पर एक नया आम लाया गया जिससे सभी आम का औसत वजन 112 ग्राम हो गया, तो नए आम का वजन ज्ञात करें। अब देखो यहां पर क्या है 10 आम है, उनका औसत वजन कितना है 110 ग्राम है, कितना है 110 ग्राम है, तो टोटल कितना हो गया 1100 ग्राम, टोटल क्या हो गया 1100 ग्राम हो गया। और एक आम उसमें से क्या था 120 ग्राम का था लेकिन वो सड़ गया, तो इसकी वजह से उसको क्या किया गया बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नया आम लाया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ जिससे क्या हुआ कि सबका जो औसत वजन है वो क्या हो गया 112 ग्राम हो गया, यानी हमने सड़े हुए को बाहर जरूर निकाला लेकिन इस साथ ही क्या ले लिया हमने एक और नया आम ले लिया, तो आम वापिस क्या हो गया 10 हो गए, तो 10 इंटू 112 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1120 ग्राम। ठीक है, अब देखो अंतर कितना आया, तब आप कहेंगे कि 20 ग्राम अंतर आया। ठीक है ना, ये सिर्फ एवरेज में अंतर आया, बाकी जो 9 आम थे उनके वजन में अंतर नहीं आया। ये जो 20 ग्राम जो अंतर आया है वो नए आम के आने से आया, यानी कि ये जो 20 ग्राम वजन होगा वो किसका होगा उस नए आम का ही होगा। ठीक है ना, अब देखो अब आपसे ये पता पूछा है कि नए आम का वजन क्या होगा। मान लेते हैं कि विराट कोहली टीम में है और वो चोटिल हो गए, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि आप किसी बॉलर को टीम में ले लोगे, आप किसी बैट्समैन को लोगे। विराट कोहली की जैसी बैटिंग कर सकता है उसकी जैसी फील्डिंग कर सकता है, ऐसा ही कम से कम लोगे ना। यानी कि जो आम लोगे नया आम जो लोगे, यानी जो सड़ा हुआ आम है वो 120 ग्राम का था, जो नया आम है वो 120 ग्राम तो होगा ही निश्चित तौर पे, वो तो इतना होगा ही। ठीक है ना, यानी कि जो नया आम है वो 120 ग्राम का तो है ही, लेकिन उसने क्या किया एवरेज भी बढ़ा दिया। क्या कर दिया एवरेज भी बढ़ा दिया, 9 आम का वजन नहीं बढ़ा है, जबकि उसने एवरेज बढ़ा दिया, 20 ग्राम का अंतर लेके आया, और ये 20 ग्राम भी वजन है वो किसका है नए आम का ही है। तो 120 ग्राम तो उसका हो गई, और साथ में ये 20 ग्राम जो क्या है अंतर बढ़ाया है या एवरेज बढ़ाया है, तो वो भी किसका हो जाएगा नए आम का ही वजन होगा। तो 120 और 20 कितने हो जाएंगे 140 ग्राम क्या हो जाएगा नए आम का वजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 महिलाओं के एक समूह की औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है जब एक 46 वर्षीय महिला के स्थान पर एक नई महिला को समूह का क्या बनाया गया सदस्य बनाया गया, तो नई महिला की आयु ज्ञात कीजिए। देखो समूह की महिलाएं कितनी है 8 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं 8 महिलाएं हैं, और उनका क्या हुआ 1.5 वर्ष का एवरेज कम हो गया जब एक 46 वर्ष की महिला को क्या कर दिया गया बाहर निकाल दिया गया समूह से, और उसकी जगह एक नई महिला को लाया गया। ठीक है, अब देखो 8 को अगर आप 1.5 से गुणा करोगे तो क्या होगा 12 वर्ष होगा। ठीक है ना, 12 वर्ष होगा, और ये 12 वर्ष हुआ क्या है कम हुआ है, क्या हुआ है कम हुआ है, कब जब हमने 46 वर्ष की महिला को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। अब देखो जब कम हो
जब कम हो तो घटाएं, ये बात याद रखना, जब कम हो तो घटाएं और जब ज्यादा हो तब बढ़ाएं, ठीक है ना। अब देखो किस में से घटाएं, जो महिला बाहर निकली उसकी आयु में से घटाएं, ठीक है, कम होने पर। तो 46 में से मैंने 12 घटा दिए, तब क्या आ जाएगा 34 वर्ष, जो कि क्या हो जाएगी, नई महिला की आयु हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज जो 12वीं पारी में 98 रन बनाता है तो उसके औसत 3 रन की वृद्धि हो जाती है, उसके औसत में क्या हो जाती है, 3 रन की वृद्धि हो जाती है, तो उसके द्वारा बनाए गए कुल रन कितने। एक बात देखो, अगर हर पारी में 1 रन बढ़ता है तो 12 पारी में कितने रन बनेंगे, 12 रन बढ़ेंगे, ठीक है। अगर 2 रन बढ़े तो 12 पारी में 24 रन बढ़ जाएंगे, अगर 3 रन बढ़े तो 12 पारी में 36 रन बढ़े। तो यहाँ पर कितने रन बढ़ रहे हैं, 3 रन बढ़ रहे, एवरेज हर पारी में औसत 3 रन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 12 पारी में कितने बढ़ जाएंगे, 36 रन बढ़ जाएंगे, ठीक है, 36 रन बढ़ गए। और ये बढ़े कब, जब उस खिलाड़ी ने 12वीं पारी में 98 स्कोर किया तब, ठीक है। तो उससे पहले क्या था, ये 36 रन बढ़े ही नहीं थे उससे पहले, तो जब 98 रन की पारी खेली नहीं थी उससे पहले तो ये 36 रन नहीं बढ़े थे। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस 98 में से 36 माइनस कर देता हूँ, तो पीछे क्या बचता है, 62 बचता है, यानी 62 का एवरेज होता है पिछली पारियों का। पिछली पारियों का कितना एवरेज है, 62 का एवरेज है, क्योंकि ये तो 36 जो बड़े हैं, अभी 36 जो बड़ा है ये तो उसने 98 रन की जो पारी खेली है उसके बाद बड़ा है, उससे पहले क्या था। तो मैं 98 में से 36 माइनस कर दूंगा तो जो पीछे 62 बचेगा वो क्या था, पिछली पारियों का औसत था। पिछली कितनी पारियां खेली है, 11 पारियां खेली है, तो 11 इंटू 62 कितना हो जाएगा, 682 हो जाएगा, यानी उसने 11 पारियों में 682 रन बनाए। आपसे पूछा है कि कुल रन कितने बनाए हैं, तो 12वीं पारी में 98 रन बनाए, तो 682 प्लस 98 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हासिल 1, 9 और 9 18 हासिल 1, 6 और 1 7, 780 रन बनाए। अगर हम इसे तरीके से हल करके देखते हैं तो देखो वो तरीका भी देख लेते हैं। यहां पर क्या अगर तरीके से हल करें तो कि माना पुराना एवरेज क्या है, पुराना एवरेज x है, ठीक है ना, पुराना एवरेज क्या x है, और पुराने x में जो एवरेज था पारियां कितनी थी, 11 थी, यानी कि 11 पारियों में एवरेज x है, तो 11x हो जाएगा उसका, ठीक है। अब हुआ यूं कि उसने 98 रन की पारी खेल दी, किसमें, 12वीं, 98 रन की पारी खेली 12वीं इनिंग्स में उसने, ठीक है ना। और इससे बदलाव क्या आया, कि जो पुराना एवरेज था उसमें 3 रन की वृद्धि होगी, औसत वृद्धि कितनी हुई, 3 की होगी। अब देखो 11x प्लस 98, ये 12 क्या हो जाएगा, इनसे गुना हो जाएगा, तो 12 को x से गुणा करें तो 12x प्लस 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36, ठीक है ना। अब देखो मैं 36 को उधर भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 98 माइनस 36 बराबर 11x इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 12x में से 11x जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, x बच जाएगा, ठीक है ना। और 98 में से 36 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 62। तो इस हिसाब से ये प्रूव भी हो गया कि जो पुराना एवरेज था, पुराना एवरेज हमने x माना और x का मान कितना है, 62, तो पुराना एवरेज कितना था, 62 था, ठीक है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो पुराना एवरेज 62 है और पुरानी पारियां कितनी है, 11 है, तो 11 इंटू 62 कितना हो जाएगा, आप अगर इसे करेंगे तो 682 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखो, उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हुई, 62 में क्या हुई, 3 रन की वृद्धि हुई, तब क्या हुआ, एवरेज क्या बन गया 12वीं पारी के बाद में उसका 65 का बन गया। तो आप गुणा कर सकते हैं, 12 इंटू 65 780 होगा, जो कि आपके कुल रन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 600 विद्यार्थी जिन्हें 15 अगस्त के मौके पर समान संख्या में लड्डू मिलने थे, पर उस दिन 150 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए, एब्सेंट हो गए, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू अधिक मिले, तो कुल लड्डू कितने थे, ठीक है। अब देखो कुल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी आप कहेंगे कि 600 है, ठीक है, उसमें से उपस्थित कितने हैं और अनुपस्थित कितने हैं। अनुपस्थित 150 विद्यार्थी हैं, 600 में से 150 अगर अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने होंगे, 450 होंगे। अब यहाँ पूछा कि 150 विद्यार्थी नहीं आए, इसकी वजह से क्या हुआ, 2-2 लड्डू हैं, जो उपस्थित विद्यार्थी थे उनको अधिक मिल गए, यानी जो 450 विद्यार्थी है 450 उनको 2-2 अतिरिक्त मिल गए लड्डू। तो 450 अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, यानी कि 900 लड्डू हैं वो किसको मिले, 450 विद्यार्थियों को मिले,
ठीक है, लेकिन ये किसके हिस्से के थे? इन 150 विद्यार्थियों के हिस्से के थे। यदि ये आते तो इनको 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो ये जो 900 लड्डू है वो किस में बांटने वाले थे? इन 150 विद्यार्थियों में बांटने वाले थे। तो 900 में ये 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 90/15 कितना होता है? 6। इसका मतलब है 150 विद्यार्थियों में ये कितने लड्डू बट रहे थे? 6 बट रहे थे। तो सबके हिस्से में 6 ही आते थे। ये 900 लड्डू किसको बांटने थे? 150 विद्यार्थियों को बांटने थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक विद्यार्थी को 6 लड्डू बांटने थे, ठीक है ना। अब जब एक विद्यार्थी को 6 लड्डू बटेंगे तो 600 विद्यार्थियों को कितने लड्डू बंटेंगे? अपन कर देंगे 600 × 6 कितना हो जाएगा? 3600। तो जो टोटल लड्डू हैं वो कितने हैं? 3600 लड्डू हैं। 600 विद्यार्थी हैं, उनको 3600 लड्डू बंटेंगे, ठीक है। कितने अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3600 लड्डू, 3600 लड्डू। अब आप इसे ना रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हैं, अनुपात की विधि है उससे भी हल कर सकते हैं। देखो क्या है कि यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हैं और उपस्थित कितने हैं? आप कहेंगे कुल विद्यार्थी 600 हैं और उपस्थित कितने थे? 150। और अनुपस्थित है, उपस्थित कितने? 450। 0 से 0 कैंसिल किया, ये 15 के पार्ट से 4 बार कैंसिल, ये 15 के पार्ट से 3 बार कैंसिल, और ये जो रेशियो आया है किसका है? ये स्टूडेंट का रेशियो, ठीक है। अब जो लड्डू का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 3:4, ठीक है ना। यदि कुल विद्यार्थी आते सभी तो लड्डू कितने मिलते हैं? रेशियो में 3 के बराबर मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ? 150 विद्यार्थी नहीं आए तो रेशियो में क्या मिला? 4 के बराबर लड्डू मिल गए। लड्डू कितना मिला? एक अधिक मिला है, एक अधिक मिला रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि 2 लड्डू अधिक मिले, तो ये 2 के ये जो 1 है वो किसके बराबर है? इस 2 के बराबर है। और आप गुणा कर दीजिए 3 और 4 लड्डू से 3 लाख, ठीक है। अगर सभी विद्यार्थी कुल विद्यार्थी आते तो 3 × 2 6 लड्डू मिलते सबको। लेकिन हुआ यूं कि 150 विद्यार्थी नहीं आए तो उनको 4 रेशियो में 4 के बराबर लड्डू मिला। तो मैं गुणा कर देता हूं, 2 को 4 से भी क्या हुआ? 8। 6 मिलने थे, 8 मिले, यानी 2 अधिक मिल गए, ठीक है ना। तो 450 विद्यार्थियों को 8-8 लड्डू मिले, ठीक है ना। अब आपको यहां पता करना है कि लड्डू थे कितने कुल विद्यार्थी होते तो 3 × 2 6 मिलते। 600 विद्यार्थी हैं, 600 अगर आप 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3600, जो कि कुल लड्डू थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 900 विद्यार्थी जिन्हें 26 जनवरी के मौके पर समान संख्या में लड्डू मिलने थे, पर उस दिन पास के विद्यालय से 300 विद्यार्थी और आ गए तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक लड्डू कम मिला। तो कुल लड्डू कितने थे? ये एक एक लड्डू कम किसको मिला? 900 विद्यार्थी जो अपने स्कूल के थे उनको क्या मिला? एक एक लड्डू कम मिला। तो 900 को एक लड्डू सबको कम मिला तो 900 लड्डू कम मिले। और ये 900 लड्डू हैं वो क्या हो गए? उन 300 विद्यार्थियों में बंट गए। 300 विद्यार्थी और है, उनको भी लड्डू देना पड़ा। तो ये जो 900 लड्डू है उन 300 विद्यार्थियों को देना पड़ा। तो 900/300 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 9/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी को 3 लड्डू मिले, ठीक है। अब देखो तो कुल विद्यार्थी कितने? 900 विद्यार्थी स्कूल के और पास के स्कूल के 300। 900 और 300 कितने हो जाएंगे? 1200 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने? 1200 विद्यार्थी, और प्रत्येक को 3 लड्डू मिले। तो 1200 × 3 कितना हो जाएगा? 3600। तो कुल लड्डू कितने मिले? 3600 लड्डू मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देना, 100 तक की सभी विषम संख्याएं पूछी है, प्रथम 100 विषम संख्या नहीं पूछी है। यदि प्रथम 100 विषम संख्याएं पूछते तो औसत भी 100 ही आता। लेकिन हमसे पूछा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याएं शुरू कहां से होती है? 1 से होती है। 1, 3, 5, 7। और प्रथम 100 तक की विषम संख्या में कौन है? 99 तक ही विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। इनके बीच का अंतर कितना है? समान है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। 1 और 99 कितना होता है? 100। 100/2 कितना होता है? 50। तो औसत क्या है? आप 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज कितना है? 50 है। अब देखो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सम संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से लेकर के 4, 6, 8। और 100 तक में कौन है? 100 खुद सम संख्या है, ठीक है ना। सबके बीच का अंतर समान है। तो प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 100/2। 2 और 100 कितने? 102/2। कितना आएगा एवरेज? 51 आ जाएगा, 51, ठीक है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो देखो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। और 100 तक की सभी विषम संख्याएं होती कितनी है? 50 ही होती है।
50, 100 तक में 50 विषम संख्या है और 50 सम संख्या है, तो 50 विषम संख्या, तो 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना है, तो आप कहेंगे कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना था, 51, और 100 तक की सभी सम संख्या होती कितनी है, 50, तो 51 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 101 से 150 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत व योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम औसत ज्ञात कर लेते हैं, औसत ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये पूर्ण संख्याएं हैं, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, नहीं 101, 101 के बाद में 102, 103, 140 के साथ चलेगी। ठीक है ना, 101 और 102 के बीच का अंतर 1, 102 और 103 के बीच का अंतर 1, यानी समांतर है। तब क्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर सकते हैं। प्रथम संख्या कौन है, 101, अंतिम संख्या कौन है, 150, बट्टा कर दो 2, 101 और 150 कितने हो जाएंगे, 251, 251 बट्टा 2 यानी कि 125.5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 101 से 150 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें योग कैसे ज्ञात कर रहे थे, एवरेज और फिर कुल संख्या गुणा कर रहे थे उनको और योग निकाल रहे थे। तो एवरेज को अगर आप कुल संख्याओं से गुणा कर लोगे, कुल संख्या है कौन, 101 और 150 के बीच की संख्या कितनी है, 50 है, तो गुणा कर देंगे 50, एवरेज कितना आया, 125.5, 125.5। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया, तो 50 के साथ में जो जीरो लगा ये भी हटा करके इसको मैं क्या बना दूंगा, 5 बना दूंगा। अब 1255 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे, 1255 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6275 आ जाएगा, जो कि क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आपका, वहाँ शेयर कीजिएगा। जो SD में एजुकेशन अड्डा है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए जो उसके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।